स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नॉर्थ ईस्ट अब OTT पे स्ट्रीम कर रहा है कि जहां पर पाताल लोक, दिल्ली क्राइम, फैमिली मैन, वन ऑफ द लीडिंग जो हम वेब सीरीज की बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, वो भी नॉर्थ ईस्ट को यहां पर शोकेस कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वहां की वो ब्यूटी दिखाना चाहते हैं। ये ट्रांजिशन ऑलरेडी स्टेट लेवल पर, प्राइवेट प्लेयर्स के लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर देखने को मिल रहा है, जहां वो नॉर्थ ईस्ट को एक बहुत ही अहम पिवटल पॉइंट के तरीके से कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जो कि आज के सेशन में हम डिस्कस भी करेंगे। जहां एक समय था, इस पर्टिकुलर रीजन की जो इनस्टेबिलिटी थी, उसे बार बार हाईलाइट किया जाता था। इवन इंडिया और पाकिस्तान का जो आपका पोरस बॉर्डर है, जो वहां के वल्नरेबिलिटी के कंसर्न, उससे ज्यादा वल्नरेबल ये रीजन यहां पर माना जाता था, जिसमें बहुत सारे इस प्रकार के ग्रुप्स भी इन्वॉल्व थे। एंड इन्हीं ग्रुप्स में आपस की लड़ाइयां, एज वेल स्टेट के साथ जो इनकी लड़ाई थी, उसकी वजह से बहुत सारे क्राइसिस वाले सिचुएशन भी हमने यहां पर क्रिएट होते हुए देखने को मिले, जिसके चलते एफ्स्पा वहां पर लगाया गया, जिस पर टुगेदर एक साथ मिलकर सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने क्रिटिसाइज भी किया कि एफ्स्पा की जरूरत नहीं है। एंड जब धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई, तो एफ्स्पा को वहां पर रिमूव भी कर दिया गया बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। फिर मणिपुर क्राइसिस यहां पर आए, जिसकी वजह से फिर दोबारा से एफ्स्पा को यहां पर इंप्लीमेंट किया गया। बट द पॉइंट इज, द काइंड ऑफ instability that this region has showcased in the past 50-60 years या even after the independence, अब वो instability कन्वर्ट हो रही है स्टेबिलिटी में। जहां ग्लोबल लेवल पर बात करें या इंडिया के गवर्नमेंट लेवल पर बात करें, सभी का फोकस इस रीजन के ऊपर यहां पर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया की नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये रीजन एक पिवटल रोल प्ले करेगा, एक नए इंजन का यहां पर काम करेगा, जिसकी वजह से भारत सरकार ने भी न्यूमरस इनिशिएटिव्स यहां पर रन किए हैं। एंड उन्हीं इनिशिएटिव्स का शायद आज रिजल्ट है कि प्राइवेट प्लेयर भी इस रीजन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है। तो आइए आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि क्या है नॉर्थ ईस्ट की कहानी, किस तरीके से गुजरात के साथ अगर इस मॉडल को कंपेयर किया जाए, कैसी इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर फ्यूचर में लाई जा सकती है, क्यों ऐसे कारण है जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस यहां पर दिया गया है। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली अगर नॉर्थ ईस्ट को पिछले 10 सालों में ऑब्जर्व किया जाए, तो जो इनकी कंट्रीब्यूशन रहती थी ओवरऑल नेशनल जीडीपी में, पहले 3% के अराउंड थी, अब वो बढ़कर 6% यहां पर हो चुकी है, which is a very promising thing considering the fact कि जिस प्रकार के क्राइसिस वाली सिचुएशन इन एरियाज में यहां पर पाए गए। अब इसमें कहीं ना कहीं यह समझना बहुत जरूरी है कि यह रीजन इस तरीके से एलिनेटेड था, हमारे कहते ना इसे, वहां के लोग इंडिया को मेनलैंड इंडिया के तरीके से कंसिडर करते हैं, राइट। एंड जिस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा है नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के लिए, वो अगेन एक डिफरेंट तरीके का सोशल इशू है, जिसको हम बहुत मुश्किल से भी कोशिश करें खत्म करने की, तो उसमें भी अभी बहुत समय लगेगा, राइट। बट द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक इश्यूज को वहां पर रिजॉल्व किया जा सके, राइट। बट पिछले 10 सालों के ट्रेंड के बेसिस पर कहीं ना कहीं एक मेजर चेंज जो आया है, कि जो पहले से एक इस रीजन को अलग से वहां पर देखा गया था, जहां पर कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर कोई फोकस नहीं गया, कि इवन कोई ट्रेन भी वहां तक नहीं पहुंच पाई थी 2022 से पहले कुछ एक स्टेट्स में, आज वही रीजन यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक पिवटल पॉइंट के तरीके से देखा जा रहा है। अब इसके रीजंस को भी समझना बहुत जरूरी है। कि सबसे पहली बात, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो हमारा नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, सभी के साथ ये रीजन यहां पर बॉर्डर शेयर करता है। अब हालांकि ये बॉर्डर शेयर करना कुछ एक कंट्रीज के साथ पॉजिटिव चीज भी है, एंड कुछ एक कंट्रीज के साथ एक नेगेटिव इंप्लीकेशन भी क्रिएट हो रहा है, खासकर चाइना और बांग्लादेश जैसे रीजन्स के साथ। कि जहां से बांग्लादेश के केस में बात करें, इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज यहां पर आ रहा है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पीपल को इतना सही नहीं लग रहा कि भैया हमारा डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल है वो यहां पर डिस्टर्ब हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं क्राइम रेट्स में भी वो कॉन्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो चाइना की प्रेजेंस है, चाइना की जो यहां पर प्रेजेंस है, वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जिसकी वजह से इंडिया किसी भी तरीके से इस रीजन को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे सकता। बट एट द सेम पॉइंट एक चैलेंज भी यहां पर बहुत बड़ा है। वो चैलेंज क्या है? ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये चिकन नेक है ना, ये मात्र कुछ किलोमीटर्स का एक आपका कॉरिडोर है, जिसको अगर कल गलती से भी किसी कारणवश अगर ये ब्लॉक हो जाए, तो बाकी के इंडिया से ये रीजन सडनली कट हो जाएगा। बट क्या भारत सरकार ने या ओवरऑल उस प्रकार के एफर्ट्स रखे गए हैं ताकि इस कंसर्न को रिजॉल्व किया जाए? तो उसे भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बीइंग क्लोज टू अ लॉट ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, डेफिनेटली प्राइम इंपॉर्टेंस तो यहां पर ये होल्ड करता ही है। एंड कहीं ना कहीं
अगर हम साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को यहां पर कंसिडर करें तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अब इन रीजन्स को यहां पर एक नया ग्रोथ मॉडल के तरीके से देखा जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट नेशंस नहीं, बट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी यहां पर कहता है कि ग्लोबल ग्रोथ का एक नेक्स्ट ड्राइवर अब ये एशियान नेशंस यहां पर होने वाले हैं। एंड जिसकी वजह से बहुत सारे देशों का यहां पर टारगेट है कि इन एशियान नेशंस के साथ अपने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशंस यहां पर मेंटेन किए जा सके। अब इंडिया भी उस प्रकार के रिलेशंस यहां पर मेंटेन करना चाहता है, और इंडिया ने बहुत पहले से ही जो अपनी एक्ट ईस्ट की पॉलिसी, पहले तो लुक ईस्ट वाली पॉलिसी थी, उसको 2014 में एक्ट ईस्ट वाली पॉलिसी में चेंज किया गया कि टुवर्ड्स द ईस्ट यहां पर काम किया जाए। तो उसी केस में ऑलरेडी हमारा एशियन देशों के साथ तो ट्रेड एग्रीमेंट है ही, हालांकि उसका हमें इतना बेनिफिट नहीं मिला है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को एशियन मार्केट्स वहां पर बेच पाए हैं, बट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में डेफिनेटली बेनिफिशियल रोल प्ले किया है। बट अब उस केस को अगर और अच्छे से समझा जाए तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये हमारे इन पर्टिकुलर इकोनॉमीज की एंट्री का एक मेजर गेटवे यहां पर बनता है, जिसकी वजह से इस समय पर इन इकोनॉमीज को, जिनको फ्यूचर का ग्रोथ ड्राइवर यहां पर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कहा जा रहा है, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने इस पर्टिकुलर पिवटल पॉइंट को यहां पर ग्रो कर सकें, बिल्ड कर सकें। बट वो कब हो पाएगा? जब इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहां पर हो पाएगी, उस प्रकार की नई इंडस्ट्रीज वहां पर क्रिएट हो पाएंगी, एंड यहां से हम डिफरेंट तरीके की लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी के थ्रू इन रीजन्स तक अपनी मार्केट रीच पहुंचा पाएंगे। बट एट द सेम टाइम चाइना का जो ये प्रेजेंस है इस पर्टिकुलर रीजन में, खासकर इंडियन ओशियनिक रीजन में, अब हालांकि बीइंग द लैंडलॉक्ड एरिया ये उस प्रकार का ओशियनिक रीजन में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, बट हाँ ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो उनका इन्फ्लुएंस है म्यांमार में या बाकी रीजन्स में, उसमें एक बहुत पिवटल रोल यहां पर प्ले कर सकता है। एंड इसी पर्पस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इस रीजन में की भी जा रही है। बट अगर इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखा जाए, अगर हम रीजनल कोऑपरेशन की यहां पर बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एशियान देशों क्या एशियान आपका रीजनल कोऑपरेशन ही एक अकेला फैक्टर नहीं है। उसके अलावा जो बाकी आपके रीजनल कोऑपरेशन के फ्रेमवर्क्स हैं एशिया में, उनके लिए भी नॉर्थ ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो सार्क हो, बिम्स्टेक हो, बीसीआईएम हो, जीएमएस हो, है ना, सेसेक हो, इन सभी केसेस में ये पर्टिकुलर रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई इंडिया भी उस प्रकार का स्पेसिफिक फोकस यहां पर रखे बैठा है। अलग से मिनिस्ट्री वहां पर क्रिएट की गई, बहुत सारे फंड्स यहां पर ईयरमार्क किए जा रहे हैं। निर्मला सीतारमन जी खुद कह रही हैं कि इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पर रहेगा, ताकि उस प्रकार से बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट के चलते जो ये रीजन अभी तक एलिनेटेड था पूरे इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज से, अब इसको सेंटर पॉइंट पर रखते हुए नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इस रीजन से यहां पर लाई जा सके। अब इसी चक्कर से अगर हम ऑब्जर्व करें कि हर एक स्टेट यहां पर क्या कंट्रीब्यूट करता है, तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल का इंडिया का जो है उसका 40% यहां पर अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट कीवीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके अलावा मेजर सिटीज में उस प्रकार की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की शुरुआत भी यहां पर की जा रही है। नागालैंड के केस में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे जो आपके जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे नागा किंग चिली हो गया, इनकी प्रोडक्शन यहां पर हो रही है। मणिपुर के केस में अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, एंड बैम्बू को ग्रीन गोल्ड भी यहां पर कहा जा रहा है, जिसकी वजह से इस रीजन का बैम्बू प्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिकली बहुत सारे स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट असम के केस में अगर हम बात करें तो ऑनशोर नेचुरल गैस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। टी प्रोडक्शन जो कि अगेन ग्लोबली कंजम्पशन यहां पर की जाती है, उसमें 50% इंडिया की प्रोडक्शन इसी रीजन से यहां पर आती है। वहीं सिक्किम के केस में अगर हम देखें, कार्डमम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है, एंड सिक्किम का हाइड्रो पावर पोटेंशियल भी अप्रोक्सीमेटली 8000 मेगावाट का यहां पर देखने को मिलता है। एंड इस केस में हाइड्रो पावर की प्रोडक्शन को हम क्यों फोकस में रख रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आने वाले समय में जहां पर सेमीकंडक्टर्स, एआई, इन सभी चीजों को रन करने के लिए, जिस भी प्रकार की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वहां पर हो रही है, उसे रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा, पावर एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। तो वहां पर अगर हम ऐसे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, हालांकि इतनी रिन्यूएबिलिटी हम यहां पर नहीं कहते हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज एनवायरमेंट के ऊपर भी एक इंपैक्ट यहां पर पड़ता है, बट सरकार ने जब उसे अपने रिन्यूएबल मिक्स में ऐड कर दिया है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जिस प्रकार का बिजली का सप्लाई या पावर का सप्लाई डिफरेंट इंडस्ट्रीज को यहां पर चाहिए, उस केस में ये पर्टिकुलर रीजन सेल्फ सस्टेनेबल यहां पर बन सकता है। उसके अलावा अगर हम यहां पर देखें मेघालय के केस में, अगेन आपके बांग्लादेश के साथ बहुत सारे ऑथराइज्ड ट्रेड पॉइंट्स यहां पर काम कर रहे हैं। आपका टर्मरिक के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यहां पर माना जाता है, राइट। त्रिपुरा के केस में रबर इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट रबर इंडस्ट्री है इंडिया की, फिफ्थ लार्जेस्ट आपका ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट है। 5 ऑपरेशनल लैंड कस्टम आपके स्टेशन यहां पर त्रिपुरा बांग्लादेश कॉरिडोर में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो त्रिपुरा की अगरवुड पॉलिसी है,
उस केस में भी इस रीजन के थ्रू और प्रोडक्शन यहां पर की जा सके अगर वुड की, जिसको ग्लोबल सप्लाई चेन में भी इंटीग्रेट किया जा सके, तो वो टारगेट यहां पर रखा गया है. So that means that each and every state is somehow contributing, is somehow has already that kind of potential जिसे यहां पर एक्सप्लोर किया जा सकता है. And Mizoram, fourth largest producer of the strawberries, second largest forest cover. So that is the point कि ये particular states already उस प्रकार की strategic importance hold करते हैं, जिसकी वजह से इन states की अगर इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर एक अच्छा काम किया जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाए, तो डेफिनेटली ये अपनी मार्केट प्रेजेंस को और यहां पर स्ट्रेंथन कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इनोवेशन और स्किल्स के केस में बात करें, 79 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसके चलते आपके 1000 से ज्यादा कॉलेजेस यहां पर देखने को मिलते हैं. 96,000 के अराउंड आपके सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल्स हैं. एंड इन्हीं का अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एवरेज लिटरेसी रेट देखें तो नेशनल एवरेज से भी ये ज्यादा देखने को मिलता है. बट दैट इज नॉट द जस्ट ऑफ इट. हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ऑलरेडी किस प्रकार की चाहे छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जो पोटेंशियल है वो तो अवेलेबल है. बट सबसे मुख्य पॉइंट किसी भी इंडस्ट्री की क्रिएशन करने के लिए क्या रहता है? वो रहता है नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होना. और वही नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अबंडेंस में इस रीजन में डाइवर्सिफाइड तरीके से अवेलेबल है, जहां पर कोल, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन, आपका पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के पोटेंशियल, त्रिपुरा केस में आपका लाइमस्टोन हो गया, अरुणाचल प्रदेश में आपका अगेन नेचुरल गैस की प्रोडक्शन होगी. तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं. और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कौन आंख लगा के बैठा है? हमारे देश के प्राइवेट प्लेयर्स, और वो उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स यहां पर कमिट भी कर चुके हैं. सो दैट इज द पॉइंट, दिस इज द फंडामेंटल थिंग कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको इतने समय से एक नजरअंदाज किया गया था, अब वो रीजन इतना पोटेंशियल होल्ड करता है, जिसकी वजह से शायद वो दिखा भी सकता है रेस्ट ऑफ द इंडिया को कि जी हाँ, अभी तक तो आपने नजरअंदाज किया, बट नेक्स्ट ग्रोथ का जो मॉडल है वो नॉर्थ ईस्ट से ही यहां पर पिवट होगा. अब इसको हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि सरकार ने इस चीज के लिए क्या क्या प्लान्स यहां पर किए हैं, किस प्रकार की डेवलपमेंट यहां पर की है. बट उससे पहले एक सिंपल सा सवाल, जीआई टैग प्रोडक्ट्स अगेन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बहुत फेमस हैं, सवाल पूछा जा सकता है. तो भैया आपके सामने एक सवाल है, करेक्ट आंसर चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए. एंड इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, एंड किसी भी प्रकार के अगर आप कंसर्न्स फेस करते हैं, आप इस टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा यहां पर बन सकते हैं, जहां पर हम मॉक क्वेश्चंस, करंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं बाय स्कैनिंग दिस पर्टिकुलर क्यूआर कोड. एंड इफ यू फील एनी कंसर्न, इफ यू हैव एनी डाउट्स, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, करेंटली भैया वो न्यू ईयर का माहौल यहां पर चल रहा है, तो आप सभी को स्टडी की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर. बट पॉइंट यहां पर क्या है कि न्यू ईयर के उपलक्ष्य पर हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर फ्लैट 50% का ऑफर यहां पर रख दिया गया है. एंड डबल वैलिडिटी ऑफर है, जो कि आज ही 31 को यहां पर खत्म हो जाएगी, राइट. बट एट द सेम पॉइंट देयर आर सर्टेन एश्योर्ड गिफ्ट्स जो कि आपको यहां पर दिए जाएंगे, आईफोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, जस्ट टू मेक इट मोर इंसेंटिवाइजिंग. एंड फेस्टिवल सीजन चल रहा है या सेलिब्रेशन सीजन चल रहा है, तो भैया चलो इसको और सेलिब्रेट यहां पर किया जाए. सो डेफिनेटली जाके 2027 का हमारा बैच लॉन्च होने वाला है, जिसकी क्लासेस 7 जनवरी से यहां पर नए साल की शुरू होने वाली हैं. सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, एनरोल करें, बिकॉज दीज पर्टिकुलर बैचेस हैव बीन डिजाइन टू मेक श्योर कि जो आपकी पूरी जर्नी की रिक्वायरमेंट है, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की, उन रिक्वायरमेंट्स को यहां पर पूरा किया जा सके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन. सिंस इस पर्टिकुलर रीजन के कंसर्न्स क्या थे कि इंस्टेबिलिटी बहुत बड़ा कंसर्न था, तो उसी इंस्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए, उसे स्टेबल करने के लिए पीस अकॉर्ड्स यहां पर साइन किए गए हैं. पीस अकॉर्ड्स की इंप्लीमेंटेशन यहां पर की गई है ताकि वायलेंस को यहां पर रिड्यूस किया जा सके, इंसर्जेंसी को यहां पर रिड्यूस किया जा सके, सिविलियन डेथ्स को यहां पर रिड्यूस किया जा सके. एंड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पीस अकॉर्ड्स यहां पर साइन किए गए हैं. एंड उसका इंप्लीमेंटेशन जब किया गया तो डेफिनेटली वायलेंस रेट्स में भी यहां पर घटौती देखने को मिली. हाँ, पर मैं जरूर कहूंगा कि मणिपुर क्राइसिस डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से एक रिजॉल्व करने का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. एंड मोर ओवर इन द लॉन्गर रन ऐसे क्राइसिस दोबारा रिपीट ना हो, तो स्टेट की और एक्टिव पार्टिसिपेशन यहां पर चाहिए होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी पर्टिकुलर रीजन की और फर्दर ग्रोथ के लिए पीएम डिवाइन इनिशिएटिव भी यहां पर लॉन्च किया गया, जिसमें बोला गया कि भैया सेंट्रली सेक्टोरल रहेगा, डिफरेंट सेक्टर्स में यहां पर डायरेक्टली केंद्र सरकार द्वारा इन्वेस्टमेंट्स यहां पर की जाएंगी, जिसके चलते आपके पैसेंजर रोपवे सिस्टम के यहां पर डेवलपमेंट में काम किया गया, बैम्बू लिंक रोड्स के ऊपर यहां पर काम किया गया, उसके पायलट प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट नेक्टार, उसके ऊपर यहां पर इसी पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया गया ताकि उस प्रकार की जनरेशन, तो उस प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहां पर शुरू किए जा सके. एंड मोर ओवर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जहां पर इस रीजन के पास अगर नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट से ज्यादा लिटरेसी रेट है, तो दैट मींस जो ह्यूमन रिसोर्स यहां पर अवेलेबल है उसका ह्यूमन कैपिटल भी है. उसी वजह से
साइंटिफिक तरीके से R&D को और पुश करने के लिए यहां पर साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करने के लिए पीएम डिवाइन स्कीम का यूज किया गया। सो इट इज नॉट जस्ट कि भैया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहां पर करना है, रिसोर्सेज को यूज करना है, बट यहां के ह्यूमन रिसोर्स की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी हमें यहां पर करनी है। एंड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो एक समय था भैया कि जब आपके इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हार्डली 9 एयरपोर्ट थे 2014 में, अब वही 2024 में 19 एयरपोर्ट्स यहां पर हो चुके हैं। एंड आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट एवर गुड्स ट्रेन आपकी मणिपुर में पहुंची थी 2022 में, मेघालय में 2023 में, एंड मिजोरम में पहला इंजन पहुंचा था 2025 में। तो इसी फैक्ट के बेसिस पर हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आजादी के बाद किस तरीके से इस रीजन को बिल्कुल ही यहां पर नजरअंदाज किया गया है, कि जहां बाकी पूरा देश, हमारे देश का स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट जिसे हम कहते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ कनेक्टेड था, इस रीजन में भैया अभी 2020 के बाद ही इस प्रकार के मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, मेजर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इन्हें यहां पर मिली हैं। कृषि उड़ान जैसी स्कीम्स के बेनिफिट्स इस रीजन को यहां पर दिए गए, बिकॉज एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के केस में काफी अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिलती, तो उनकी रीच बढ़ाई जा सके, तो कृषि उड़ान प्रोजेक्ट के थ्रू भी इस पर्टिकुलर रीजन को वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब एक पर्टिकुलर रोल अगर हम कहें कि भैया किसी भी रीजन की डेवलपमेंट में किसका रहेगा, कि वहां पर नए एमएसएमईज हो, नए स्टार्टअप्स हो, पर उन स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को ग्रो करने के लिए, अपने प्रोसेस को शुरू करने के लिए भैया कैपिटल की जरूरत पड़ेगी ना। तो उसी कैपिटल की सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी यहां पर क्रिएट किया गया, जिसमें डिफरेंट बैंक्स की शेयर होल्डिंग है, एंड उसके चलते बहुत सारे स्टार्टअप्स को उस प्रकार की फंडिंग यहां पर इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ताकि उस एंटरप्रेन्योर स्पिरिट जो है नॉर्थ ईस्ट का, उसे यहां पर और पुश दिया जा सके, एंड स्पेशली एमएसएमईज के ऊपर फोकस रखते हुए डेवलपमेंट यहां पर की जा सके। बट अबाउट द पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट और द कनेक्टिविटी पार्ट, तो जैसे कि ऑलरेडी आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, राइट, तो उसके चलते हमने यहां पर क्या किया, कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यहां पर किया। अब देखिए, बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी हमारे बहुत सारे इस प्रकार के पुराने रूट्स अवेलेबल हैं, पर बांग्लादेश में भी तो अनसर्टेनिटी चल रही है ना, तो हम हमेशा तो उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्फ रिलायंट इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि हमें किसी भी एक पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें अपनी ऑप्शंस को यहां पर डाइवर्सिफाइड रखना है। उसी के आधार पर हमने म्यांमार के साथ ये पर्टिकुलर रूट यहां पर डेवलप किया जा रहा है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के थ्रू, ताकि हमारे लिए इस रीजन की एक्सेसिबिलिटी अगर यहां से किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज होती है, तो ये रीजन तो एटलीस्ट हमारे पास अवेलेबल रहे। बट दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द स्टेबिलिटी इन म्यांमार रीजन, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। तो ये एक, मैं जरूर इस चीज को हाईलाइट करूंगा कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल जो आपके स्टेट्स हैं उनके ऊपर डेफिनेटली उस प्रकार की डिपेंडेंस है, बट इट इज नॉट अबाउट कि भैया सिर्फ एक के ऊपर डिपेंडेंस रखी गई है, हर एक तरीके का पॉसिबल रूट यहां पर क्रिएट करने की बात की जा रही है। फर्दर एशियान देशों में और अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए अगेन इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये पर्टिकुलर हाईवे यहां पर बिल्ड किया जा रहा है, तो 1400 किलोमीटर का, राइट। अब इसमें भी म्यांमार के कंसर्न्स यहां पर हाईलाइट किए गए, जो इंस्टेबिलिटी उसके थोड़ा सा काम यहां पर रुक चुका है, बट 70 to 75% ऑलरेडी इस हाईवे का काम यहां पर पूरा हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी रीजन के जो रेलवे लिंक प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स यहां पर की गई हैं, ताकि इस रीजन में उस प्रकार का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जा सके। तो जो एक ज्योग्राफिकल कंसर्न था उसको एड्रेस करने के लिए हर एक तरीके से संभव प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो एविएशन के थ्रू हो, चाहे वो रेलवेज के थ्रू हो, चाहे वो रोडवेज के थ्रू हो, कि यहां पर इस रीजन को मेनलैंड इंडिया या इंडिया के साथ बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट के साथ यहां पर कनेक्ट किया जाए, ताकि लॉन्ग रन में ये हमारे देश का एक अहम हिस्सा यहां पर बन के रहे। बिकॉज अगेन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो ऑलरेडी हमें पता लग चुका है कि ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और जब ये इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स यहां पर हो रही हैं, सरकार इस प्रकार का काम कर रहा है, तो प्राइवेट प्लेयर भी पीछे नहीं हटेगा। अभी इसी साल अगर हम देखें, असम समिट वहां पर हुआ, मल्टीपल कंपनीज आई, रिलायंस, अडानी, सभी ने यहां पर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यहां पर प्रॉमिस करी। तो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के केस में देखा जाए 1.55 ट्रिलियन रुपीज यहां पर प्रॉमिस किए गए हैं, कि प्लेज किए गए हैं वेदांता, अडानीज, रिलायंस द्वारा, कि हम इस प्रकार का पैसा यहां पर खर्च करेंगे, उस प्रकार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर यहां पर काम करेंगे। But in the longer run, that industrial development has to be environmentally sustainable, because इस रीजन में अगर रिसोर्सेज प्रेजेंट है, तो उस रिसोर्सेज की जो एक्सप्लॉयटेशन है वो सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए। जैसे हमने बाकी रीजन्स में देखा है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ा मैंडेट है कि अगर ऐसी डेवलपमेंट और ग्रोथ करनी भी है प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू, तो दैट हैज टू बी सस्टेनेबल इन नेचर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज नॉट जस्ट वन सेक्टर, या सिर्फ और सिर्फ ये रिसोर्सेज की बात नहीं है। व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स,
कितने सारे भैया इंपॉर्टेंट आपके स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि इस रीजन से यहाँ पर आते हैं, मैरी कॉम बीइंग वन ऑफ दोज। इंटरनेशनल लेवल पे जो उन्होंने एक मेजर फीट यहाँ पर अचीव करी है इंडिया के लिए, एक मेजर तरीके से जो शोकेस किया है इंडिया का टैलेंट, दैट इज समथिंग जिसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, राइट। अब उसी पर्पस को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार का स्पोर्ट्स कल्चर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, चाहे वो बास्केटबॉल के केस में हो, फुटबॉल के केस में हो, इन सभी को यहां पर प्रमोट करने के लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है। तो इट इज वन ऑफ दो सेक्टर्स जिसके ऊपर भी अभी काम करने की आवश्यकता है, और उस पर ऑलरेडी इस प्रकार के नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ताकि वैसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट किया जा सके अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट टूरिज्म पोटेंशियल, अगेन इसको भी हम यहां पर डिनाई नहीं कर सकते, है ना। 8 डिफरेंट स्पॉट्स यहां पर हाईलाइट किए गए ताकि उनका टूरिज्म पोटेंशियल को और यहां पर बढ़ाया जा सके अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। सो दैट इज द आइडिया ना, इट इज नॉट जस्ट वन फैक्टर कि रिसोर्सेज हैं या सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, नहीं, अक्रॉस वेरियस फैक्टर्स यहां पर हमारे पास पोटेंशियल है। एंड द कंसर्न जो हमारे पास जियोपॉलिटिकल जो लेवरेज यहां पर है हमारे एशियन देशों में, साउथ ईस्ट एशिया को यहां पर एक्सप्लोर करने का, उसी वजह से ये पर्टिकुलर रीजन है कि प्राइम इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। एंड टू टॉक अबाउट द ग्रीन गोल्ड, द बैम्बू, वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के केस में देखा जाए तो मेजर प्रोडक्शन वहां पर है। एंड ओवरऑल इंडस्ट्री का अगर हम साइज देखें, 28,000 करोड़ की इंडस्ट्री है बैम्बू प्रोडक्ट्स की इंडिया में। तो अगर हम इस रीजन को यहां पर डेवलप करते हैं तो रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो बैम्बू प्रोडक्ट्स जो कि आपके अगेन एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्शन है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर मार्केट रेस्ट ऑफ द इंडिया में तो टैप करेगी, बट उसके अलावा एक्सटर्नल मार्केट्स में भी जाके कर सकती है, बट प्रोवाइडेड उस प्रकार का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी यहां पर रहे जो कि दिया भी जा रहा है, चाहे वो आपके स्टार्टअप फंडिंग के थ्रू हो या गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएटिव्स के थ्रू हो, राइट। एंड उसके अलावा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के केस में वी हैव ऑलरेडी ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैक्स, जो सवाल आपसे पूछा गया था शायद आपको उसका जवाब भी यहां पर मिल जाए। तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को और इंटेंसिफाई करने के लिए एग्रो प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज भी वहां पर क्रिएट की जा रही हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में आपके एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जा रहे हैं ताकि इन्हीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल रीच भी यहां पर बढ़ाई जा सके। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो डेफिनेटली ये सारे आपकी एक समरी है कि जहां पर गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट है, इंडिया का ग्रीन हब है, जी हाँ, कि जहां पर इको टूरिज्म से लेके आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज उनकी अवेलेबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है, डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज है जो कि एक यूनिक फैक्टर प्रोवाइड करती है उस प्रकार के एथनिक कम्युनिटीज का, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मार्केट कंज्यूमर यहां पर इमर्ज कर रहा है, उस प्रकार का यंग पॉपुलेशन, तो भैया कंजम्पशन भी उनके द्वारा उस प्रकार की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्डिंग है, एनवायरमेंट बिजनेस काफी स्टेबल किया गया, असम एक बहुत लीडिंग एक तरीके का एग्जाम्पल है हमारे पास, राइट, स्किल्ड वर्कफोर्स है, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हब है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। सो दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एंड जिस वजह से हम कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ गुजरात ने हासिल करी थी वही इकोनॉमिक ग्रोथ अब ये रीजन यहां पर हासिल करेगा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेशन, व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी एज वेल एज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इस रीजन के पास हर एक चीज वो अवेलेबल है। एंड इसी कारणवश कहीं ना कहीं सरकार भी एक मैक्सिमम एफर्ट रखना चाहती है इस रीजन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, बट एट द सेम टाइम जो ट्राइबल ग्रुप्स के राइट्स हैं, 5th और 6th शेड्यूल को अगर मद्देनजर रखा जाए तो उन्हें भी यहां पर मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज हम उसे भी यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे सकते। सो इट्स लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ईजी होगा इसमें आगे बढ़ना और उस प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ लाना एंड सभी फैक्टर्स को एक साथ लेकर चलना जहां पर सस्टेनेबिलिटी, ट्राइबल राइट्स, ये सभी चीजें यहां पर जरूरी रहेंगी, बट डेफिनेटली जब इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जापान जैसे देशों के द्वारा भी यहां पर इस रीजन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक पोटेंशियल बन जाता है इस रीजन का कि वो ग्रो कर सके एंड सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर सके। आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आई होप आप सभी की प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहां पर जरूर हुआ होगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।